हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमितेश और मुझे तेजवीर सर ने कहा है कि मैं अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, मेरा ये मार्क्स है 102.67। कट ऑफ जो है जनरल का, अनरिजर्व मेल का 91.67 गया है। तो आप लोगों से थोड़ी देर में बात कर लेना चाहता हूं कि क्या सोर्सेज मैंने फॉलो किया, क्या स्ट्रैटेजी मेरी रही। ठीक है, ये देखिए मेरा मार्क्स ये है 102.67, जबकि कट ऑफ 91.67 था। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज मैंने क्या फॉलो किया है। तो हिस्ट्री के लिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ। हिस्ट्री के लिए मैंने घटना चक्र फॉलो किया। हालांकि मैं चाहता था कि NCERT भी पढ़ लूँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। घटना चक्र जानते हैं आप लोग कितनी मोटी बुक है, उसको फिनिश करने में बहुत टाइम लगा। तो मैंने हिस्ट्री को घटना चक्र से किया। साइंस दोस्तों 68 BPSC मैंने दिया था और उसमें प्रीलिम्स में मेरे 1 मार्क से मेरा प्रीलिम्स चूक गया था। तो मैंने यही समझा था कि साइंस को आप रट नहीं सकते, रट के साइंस पढ़ना इज़ वेरी फुलिश। और ख़ास करके BPSC का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। एक NCERT लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। तो साइंस में मैंने NCERT किया। फिर साइंस में मैंने रोहित सर और अमरेश सर, उनकी वीडियोस मैंने देखी साइंस के लिए। मैंने तेजवीर सर से भी हेल्प लिया और इस तरह से मेरी कोशिश थी साइंस में कि कितना एक कम से कम एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रह सके। क्योंकि मेरा पहला ये अप्रोच था कि साइंस को चलो पढ़ लेते हैं घटना चक्र से या लूसेंट से, लेकिन वो स्ट्रैटेजी अब के BPSC में पूरी तरह से फेल हो रही है, वो अब काम नहीं देगा। बिहार स्पेशल, हालांकि इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे बिहार स्पेशल से, बट बिहार स्पेशल को मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया था। ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि उतने क्वेश्चंस थे नहीं। बिहार स्पेशल को मैंने BCW के YouTube चैनल से पढ़ा था दोस्तों। मैंने कोई भी इम्तियाज़ अहमद की बुक नहीं पढ़ी, कहीं से कोई बुक नहीं पढ़ी। मैंने सिर्फ BCW का YouTube चैनल पढ़ा था और ये मेरे काम आ गया। अब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स दोस्तों, करंट अफेयर में मैंने वो सारी मैगजीन्स पढ़ी थी जो आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन करंट अफेयर में वो सारी मैगजीन्स ने काम नहीं दिया। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस जो थे वो इस तरह से नहीं थे कि एकदम रीसेंट 9 मंथ्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैगजीन में वो सारी चीज़ें आई हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम थे। करंट अफेयर्स फिर भी मैंने रीजनेबली बाकी लोगों से बेहतर किया, क्योंकि मैं द हिंदू अपने UPSC के टाइम से ही पढ़ता आया हूँ और द हिंदू ने मुझे काफ़ी हेल्प किया उन जगहों पर। ओके दोस्तों, ये सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ। एलिमिनेशन टेक्निक, ये सुनने में बहुत लंबा चौड़ा लगता है। एलिमिनेशन टेक्निक पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट हैं या 2 स्टेटमेंट हैं, 4 स्टेटमेंट है, आपको सब कंप्लीट नॉलेज पर इस बार क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। आप कंप्लीट नॉलेज पर क्वेश्चंस नहीं बना सकते थे 69 BPSC में। आपके पास चाहिए था, वो क्या कहते हैं, चक्रव्यूह, समझते हो? चक्रव्यूह बहुत बाहर से बहुत कठिन दिखता है, लेकिन कम से कम किसी तरह से क्वेश्चन के अंदर एंटर कर लो। दरवाजे में पैर फंसाना, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एंटर करने के बाद मामला आसान हो जाता था। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक ने हेल्प कर रहा था। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब, जैसे 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 गलत है, तो स्टेटमेंट 1 जिन ऑप्शंस में उसको हटा दो, फिर बचा 1 या 2 ऑप्शंस, उसमें फिर आप लॉजिक लगाओ। तो एलिमिनेशन टेक्निक से मेरे 30 या ओवर 30 क्वेश्चंस मेरे सही हुए। तो एलिमिनेशन टेक्निक ने मुझे बहुत हेल्प किया। ध्यान रहे दोस्तों, एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब तुक्का नहीं है। तुक्का मारना, गेस करना
ये भी एक स्ट्रैटेजी है, रीजनेबल गेस भी काम करता है, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक तुक्का नहीं है। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब प्रॉपरली आपको पता है कि ये सारे ऑप्शंस गलत हैं तो यही एक या दो होगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन टेक्निक मैं बोलूँगा कि ये सारे सब्जेक्ट से मुझे हेल्प किया प्रीलिम्स को सेल करने में, टू सेल थ्रू प्रीलिम्स। और उसके अलावा ये एलिमिनेशन टेक्निक को मैं सबसे बड़ा वेपन मानूंगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, क्योंकि अब बीपीएससी वो नहीं रहा दोस्तों कि गांधी जी को किससे बुलाया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चंपारण में किससे बुलाया था। अब ये सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। अब मामला दूसरे लेवल पर जा रहा है। क्वालिटी जो है बीपीएससी के क्वेश्चंस की वो अब बहुत इम्प्रूव हुई है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात हो रही है। तो अब ये सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। देखिए, मेरा यूपीएससी का अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, तो यूपीएससी के एक्सपीरियंस में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मैं बैठा और 30 से 35 क्वेश्चंस मुझे डायरेक्टली आ रहे थे, लेकिन फिर भी आई क्रैक्ड दोज प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको जितना पता है उतना ही बाकियों को पता है, किसी को एक्स्ट्रा नहीं पता है। तो प्लीज़ आप एक स्किल डेवलप करिए, आपको एग्जामिनेशन हॉल में फाइट करना पड़ेगा। अगर आप फाइट करिएगा तो बिल्कुल फ़ायदा होता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये मत समझिए कि हमारे नोट्स में ये सब मैंने पढ़ा था वही आ जाएगा, वही टिक कर देंगे। वहाँ आपको फाइट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये एबिलिटी आप डेवलप कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस करके, ओके। तो हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, कौन सा बता, जियोग्राफी और इकॉनमी को देख लेते हैं। इकॉनमी मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक ठाक थी। मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन किया था, तो मैक्रो इकॉनमी और माइक्रो इकॉनमी दोनों मेरे ठीक ठाक थे। इसीलिए स्टैगफ्लेशन जैसे क्वेश्चंस, हालांकि वो क्वेश्चंस लंबे क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने इजीली उनको आंसर कर दिया। देखो दोस्तों, अब ये ज्योग्राफी और इकॉनमी ये अब आ रहा है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप इकॉनमी में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा एक वेबसाइट आती है इन्वेस्टोपीडिया। आपको कोई भी टर्म इकॉनमी में समझ नहीं आए तो आप इस इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट का हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टोपीडिया पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा एकदम इकॉनमी के मास्टर बन गए, नहीं। आप देखिए क्या रेंज है इकॉनमी की, ओके। बेसिक्स आपको क्लियर करने होंगे, डिमांड, सप्लाई, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये बेसिक चीज़ें, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन, ये बेसिक लेवल का एक आपको अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा आप, क्योंकि बीपीएससी चेंज कर रहा है। आप देख रहे हो कट ऑफ 91.67 गया है। इसका साफ साफ मतलब है कि अटेम्प्ट्स, जिन्होंने भी अटेम्प्ट्स अच्छे लिए हैं उनको फ़ायदा हुआ है, कम अटेम्प्ट्स लेने पर मुश्किल बढ़ी है। अब देख लो, अगर आप 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, जैसा कि इस बार सबसे पॉपुलर यही था कि 120 to 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। देखिए, आमतौर पर एक्यूरेसी 75 to 80% होती है। एक्यूरेसी 75% अगर होगी आपकी, तो 120 में से आप 80% अगर आप सही करते हो, जो कि 80% एक्यूरेसी बहुत मुश्किल होता है। फिर मैं रेयरेस्ट सर्कमस्टांस ले रहा हूँ। 80% अगर आपकी एक्यूरेसी है तो 120 का 80%, इसका मतलब आपका 96 क्वेश्चन सही होगा, 94 गलत होगा। 96 क्वेश्चन सही होगा, 24 गलत होगा। 24 गलत होगा, इसका मतलब 8 नंबर आपके नेगेटिव होंगे। आपका क्या चला जाएगा? 88 चला जाएगा। क्या आपका जनरल से निकलेगा? नहीं निकलेगा एग्जाम। इसीलिए, और 80% एक्यूरेसी किसी को होती भी नहीं है। तो मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी काम करती है। मेरे लिए स्ट्रैटेजी काम करती है। मैं जिन मेंटर्स के कांटेक्ट में रहता हूँ, उनकी भी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना। और मैंने यूपीएससी में भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में मैं अटेम्प्ट्स बहुत लेता था, ठीक है। और 120 अटेम्प्ट्स
मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अभी मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर किया, तो अभी उसकी बात मैं कर सकता हूँ कि ये मेरे लिए काम किया, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ ठीक है। तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो 120 अटेम्प्ट्स डेंजरस है दोस्तों, ये डेंजर जोन है। अगर आगे आपको ठीक करना है प्रीलिम्स को, तो आपको 135 प्लस ही रखना पड़ेगा, ठीक है, सेफ साइड में अटेम्प्ट्स को। और ये जान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि ये यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस थे। हाँ, 2014-15 में यूपीएससी में जिस तरह से पूछे जाते थे क्वेश्चंस, उसी तरह के थे। और भी टफ नहीं बनाया गया, क्योंकि यूपीएससी का जो अभी प्रेजेंट स्टैंडर्ड है प्रीलिम्स का, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। कट ऑफ और भी यूपीएससी में कम हो चुका है। तो अगर उतना हो जाएगा तब तो फिर 120 अटेम्प्ट भी काफ़ी होगा। अगर एकदम जो प्रेजेंट लेवल यूपीएससी का है उस जोन में अगर बीपीएससी चला गया, तब तो 120 अटेम्प्ट्स भी काफ़ी है। लेकिन अभी के लिए 120 अटेम्प्ट्स बिल्कुल काफ़ी नहीं है। 130, 135 आप खेलिए, सारे सब्जेक्ट्स में खेलिए। ट्रेडिशनली देखा गया है कि बीपीएससी में पॉलिटी से कम क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार आप देख रहे थे कि पॉलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे और बड़े ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आपको अब 360 डिग्री खेलना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में खेलना पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा। जैसे इस बार बिहार स्पेशल के कम क्वेश्चंस आए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि बिहार स्पेशल का 70th बीपीएससी में कम क्वेश्चन आएंगे, ओके। इस बार का बीपीएससी मैं दे रहा हूँ और 70th का भी मैं दूंगा ही। तो मैं बिहार स्पेशल को बिल्कुल अच्छे से करके जाऊंगा, क्योंकि बिहार स्पेशल इस बार नहीं कम पूछा गया, तो अगली बार इससे तो ज़्यादा पूछा जाएगा, मेरा ऐसा एक अनुमान है, मेरा ऐसा सोचना है। और बीपीएससी की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। रटंत विद्या अब नहीं चलेगी, मेरा ऐसा कुछ अपना एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों। और हाँ, मैथ्स के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। मैथ्स अभी OMR तो मैंने देखा नहीं, अपना आया भी नहीं है। तो 7 to 8 मैंने अटेम्प्ट किया था, उसमें से 7 सही थे। मैथ्स आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मेरा तो आर्ट्स है तो मेरे बस 1-2 मैथ्स ही सही हो जाए तो काफ़ी है। नहीं नहीं, आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या जा रहा है। एक मार्क्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं बहुत ही पेट्रनाइजिंग नहीं हो रहा हूँ आपके लिए, आप भी एस्पिरेंट हैं, मैं भी एस्पिरेंट हूँ। अगली बार हम लोग 70th में भी मिलेंगे, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको ज्ञान व्यान दे रहा हूँ, लेकिन एक मार्क इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कंपटीशन बहुत टफ है, आपको कोई कुछ भी बोले, टफ हो चुका है, ओके। 91.67 मेरे मार्क्स काफ़ी कंफर्टेबल थे, जैसा कि आपने देखा 102.67, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 91.67 जाएगा, बिकॉज लास्ट बार 91 मार्क्स आए, कट ऑफ था। तो मुझे लगा था कि इस बार 91 से तो कम ही जाना चाहिए, बट इस बार 91.67 गया है। इसका मतलब कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है। अब वो वाला तरीका नहीं चलेगा दोस्तों कि दरोगा की भी कर रहे हैं साथ में इसमें भी बैठ जाते हैं, वो अब चला गया है, वो बीपीएससी का दिन चला गया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे और ठीक है। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। लास्ट में एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि यार ये सब मत सोचना आप लोग कि आपका ये प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, अरे बिल्कुल निकलता है। जो भी कमियां हैं उन पर काम करने पर बिल्कुल निकलता है, ठीक है। बस मैंने जो गलती की थी 68th में, रट के गया था मैं साइंस, ठीक है वो सब मत करिएगा। साइंस वाइंस अब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके। मैं साइंस रट के क्यों गया था, क्योंकि मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड रहा है, और यूपीएससी में मैंने जब तक अटेम्प्ट्स दिए थे तब तक साइंस बहुत बेसिक लेवल का आता था और कम वेटेज होता था साइंस का। बेसिक लेवल का मतलब 2014 में मुझे अभी भी याद है, ठीक है। और मैं वो क्वेश्चन गलत भी करके आया था, फिर भी मेरा 2014 में हुआ था प्रीलिम्स। तो यूपीएससी में पूछा गया था, एक मैथ का कॉलम था, विटामिन B1 बेरी बेरी, ये सब भी मैं गलत कर देता था। तो साइंस की मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं होती थी, मैंने बीपीएससी में ही आके प्रिपरेशन की है। और जैसा कि मैंने बोला कि साइंस में अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक रखनी होगी, और इसी तरह से जुड़े रहिए। और तेजवीर सर काफ़ी अच्छा मोटिवेट करते हैं दोस्तों, वो अभी भी मुझे गाइड कर रहे हैं।
और मैं उनसे गाइडेंस लेता रहूँगा जब तक मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।